तो मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो सीरीज़ में ये इसका 4th पार्ट है और इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये कभी कभी तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट इनकी मेटेलिक फॉर्म में, और कभी कभी हमें ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं किसी और केमिकल या फिर मतलब किसी और एलिमेंट के साथ, जिसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें इस अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिल जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स तुमने सुने होंगे, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह। लेकिन हर एक मिनरल से अगर हम मेटल निकालना चाहते हैं तो ये चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होती। मतलब किसी किसी मिनरल में तो कम मेटल होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो जिसमें मेटल ज़्यादा होता है वहीं से निकालने में हमें कुछ फ़ायदा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। तो जिन मिनरल्स में जो मेटल का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, उन मिनरल्स को हम यहाँ पर ओर्स बोलते हैं, ओर्स। और अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें कुछ टाइप की आयरन ओर्स की, तो वो कई सारी होती हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। इन सभी से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और हर एक में जो आयरन है वो किसी और मतलब अलग अलग, किसी में कार्बोनेट के संग, किसी में सल्फर के संग, अलग अलग कंबाइंड स्टेट में हमें मिल जाती है। फिर ये जो ओर्स होती हैं इनमें सिर्फ ये मेटल या फिर कंबाइंड स्टेट में जो मेटल होता है सिर्फ वही नहीं होता, कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह, मतलब बहुत टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ ही, बस उनको एक अलग से नाम दे दिया है जो कि है गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। मतलब गैंग की जो स्पेलिंग है वो ढंग से देख लेना, ये GANG वाला गैंग नहीं है। चलो फिर बात करते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से अलग अलग टाइप के जो मेटल्स होते हैं इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस बारे में। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो मेटल्स होते हैं ये यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहले तो वो जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई है, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव और सबसे कम है ये जो लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि अपने गोल्ड और ये सिल्वर वगैरह जो होते हैं। तो इन तीनों की ही जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, इनके प्योर स्टेट की, वो तीनों की अलग अलग है। तो पहले मैं तुम्हें इन तीनों का एक रफ आइडिया दे देता हूँ, फिर इन सबको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमेशा हमें सल्फाइड के फॉर्म्स में मिलते हैं, और सल्फाइड के फॉर्म से इन्हें जो इनकी प्योर स्टेट है उसके लिए हमें रोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ये सारी चीज़ें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब क्या है, ये सब मैं तुम्हें डिटेल में अभी बता दूंगा, इसकी टेंशन मत लो तुम, बस अभी तो ऐसे ही समझ लो। ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं ये कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं। तो सल्फाइड वालों को तो हम यहाँ पर भी रोस्टिंग से ही अलग करते हैं और कार्बोनेट वालों को कैल्सिनेशन से। फिर हाई रिएक्टिविटी सीरीज वालों को बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं और इनको हमें रोस्टिंग करके अलग करना होता है। तो रोस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, बस सिंपली हमें इनको हीट करना है, लेकिन वो जो हीट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मरकरी की ओर को ले लेता हूँ, मतलब कि ये HGS, और इसको जब मैं हीट करूँगा, हीट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये इसकी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और SO2 बन जाएगा अलग। अब ये जो देखो मरकरी की ओर है इसको हम सेनेबार ओर बोलते हैं, मतलब किसी में भी अगर मरकरी है तो उसको हम सेनेबार बोलते हैं। अब ये जो HgO यहाँ पर फॉर्म हुआ है, मतलब कि जो इसकी ऑक्साइड फॉर्म हुई है, इसको जब हम और ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब पहले हम एक बार तो हीट कर ही चुके हैं, अब जब हम इसे और हीट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी इससे अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये जो Hg है ये अपने पास ये जो प्योर स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैं एक बार और समझाता हूँ। जैसे पहले ये जो मरकरी है ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट था, फिर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराया और ये फिर इसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया। अब जब वापस से इस ऑक्साइड को हीट किया तो ये हमें प्योर स्टेट में उसके बाद मिल गया। और ये जो हमने हीटिंग की है इसकी एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है मतलब हीट हुआ है, तो ये जो एयर की प्रेजेंस में हमने हीटिंग करी है इसी को हम रोस्टिंग बोलते हैं। इस चीज़ को तुम याद रखना। वैसे अभी मैं आगे रोस्टिंग की डेफिनेशन या मतलब जो कुछ भी है एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि अभी कैल्सिनेशन भी समझाना है। चलो उन मेटल्स को देख लेते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के यहाँ पर बीच में आते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। तो ये सब जो है भी यहाँ पर कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। तो अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में ही हमें मिलेंगे तो हम इसी बार की तरह रोस्टिंग से इन्हें मतलब कि ऑक्साइड्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमें कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिले तो हमें कैल्सिनेशन करना होगा। तो देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ। अब ये जो कैल्सिनेशन है करते हम इसमें भी हीट ही हैं, लेकिन इसमें जब हम इन कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन या फिर एयर की एब्सेंस में करेंगे, मतलब यहाँ पर एयर नहीं होगा, हम सिर्फ हीट ही हीट करेंगे यहाँ। लेकिन अगर हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग में हम एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो हीटिंग करते हैं, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ कैल्सिनेशन में जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होती। देखो एक बार मैं यहाँ पर समराइज़ कर देता हूँ, वैसे तो मैंने लिख दिया है पर तब भी सुन लो।
अब ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, इन दोनों में ही हम हीट करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ एयर होती ही नहीं है। जबकि रोस्टिंग जो करते हैं, मतलब हीट करते हैं रोस्टिंग में, वहाँ हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है रिएक्शन हो जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए जिंक को ले लेते हैं। तो अगर ये तुम्हें कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, मतलब CO3 तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, और हम इसे हीट करेंगे, मतलब कैल्सिनेशन करेंगे इसका, तो ये हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन है तुमने पढ़ी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह है, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। और अगर रोस्टिंग में तुम देखें तो वहाँ तो ऑक्सीजन होता है, और तो फिर जिंक सल्फाइड के फॉर्म में अगर ये मिलता है और हम रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ इसमें होगा रिएक्शन। और यहाँ पर हमें ये जिंक ऑक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ मिल जाएगा। और एक बात और, अगर तुम कोई रिएक्शन लिखो तो उसे बैलेंस करना मत भूलना, मतलब बैलेंस करना तुमने फर्स्ट चैप्टर में अपने में सीखा ही होगा, बाकी नहीं सीखा तो कभी ना कभी मैं उसे पढ़ाऊंगा तब बता ही दूंगा। चलो फिर देखते हैं। अब ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में आया है, इससे हमें जो है प्योर मेटल में कैसे लेना है। मतलब कि देखो, अभी जो जिंक ऑक्साइड है, अब जिंक ऑक्साइड का हम यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर ये जो जिंक है ये तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर प्योर स्टेट में, और ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे समझ में तो आ ही गई होंगी, और नहीं आई तो एक बार, मतलब वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना ही हो एकदम, बट एक बार तुम इस पार्ट को रिपीट करके देख सकते हो पीछे। अब एक चीज़ और तुम ध्यान से समझ लो, अगर तुम ये सारी चीज़ें समझ ही गए हो तो, कि ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी जो है अलग किए जा सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो ऐसी एक रिएक्शन जिनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि है थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि Fe2O3 यानी ये जो अपने आयरन ऑक्साइड है, इसे जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो आयरन है ये तो हमें प्योर स्टेट में मिल जाता है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होती है, प्लस साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। अब इस हीट से होता क्या है कि ये जो मेटल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये मोल्टन स्टेट में मतलब प्रोड्यूस होता है, मीन्स पिघला हुआ मेटल। और इस मेटल की मदद से हम कर क्या सकते हैं कि जो रेलवे की पटरियाँ वगैरह होती हैं, मतलब कि अपने रेलवे ट्रैक्स, उनको हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी मशीन का कोई पार्ट वगैरह अगर क्रैक हो रखा है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, मीन्स रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में तो यार सिर्फ इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि कोरोजन और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, मतलब कि वो जो तुम्हारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो जिनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और वो इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।